हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की। हमने पिछला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म कर लिया है और मेरे हिसाब से तो बहुत तरीके से खत्म किया है। एक एक क्वेश्चन आपने किया, ठीक है जी। मैं सिर्फ सपोर्ट सिस्टम था। अब बेटा, विद एडजस्टमेंट जिस दिन तसल्ली से निपट जाएगा, आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर बैठ के कर दोगे, उस दिन ज्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है ना जी। 8 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन, रेडीमेड क्वेश्चन आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम जिस बुक से कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप ढंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो तो कुछ सिमिलर सा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आपके ऊपर है भैया, दोनों हाथों से मार्क्स लूटने हैं या नहीं। बेटा, करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि बिल्कुल भी कि जल्दी चल रहे हैं जी, भगा रहे हैं जी, कुछ नहीं होता। 2-4 लेक्चर पिछली बार से ज्यादा लग जाए, ठीक है जी। तरीके से होना चाहिए चैप्टर का, क्योंकि मेरे पास इसके बाद कोई बहुत बड़ी जंग तो है नहीं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 2-3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, ठीक है जी। इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर दोबारा कराना है, 2-3 लेक्चर कब होगा। बीआरएस रिवाइज कराना है, 2-3 लेक्चर कब होगा। ठीक है जी। उसके बाद आप बता देना अगर कोई टाइम बचा तो। ठीक है जी। 6-7 लेक्चर का काम है। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, इसमें लग जाएंगे बेटा 15 एक लेक्चर। ठीक है, चलो खैर शुरू करते हैं। बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट की। बेटा, लिखेंगे कम और बोलेंगे ज्यादा। एडजस्टमेंट की बेटा, कोई भी एडजस्टमेंट हो, उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहली बात, एडजस्टमेंट क्या होती है बेटा? हर वो चीज आप एडजस्टमेंट बोल सकते हो जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी आपको। ठीक है जी। और एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होंगे। द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज डेबिट एंड द अदर ट्रीटमेंट इज क्रेडिट। एडजस्टमेंट का कभी कोई एक ट्रीटमेंट नहीं होगा, एक ट्रीटमेंट डेबिट होगा तो दूसरा ट्रीटमेंट क्रेडिट होगा। लेकिन ये रटने के लिए बहुत बात अच्छी है। ठीक है जी। मेरे पास टोटल 3 तरीके होते हैं किसी भी एडजस्टमेंट को समझाने के लिए। एक तरीका समझ लो, सबसे अच्छा तरीका। ठीक है जी। समझ नहीं आया, छोड़ दो। एक ट्रीटमेंट डेबिट सोच लो, एक क्रेडिट सोच लो। वो नहीं समझ में आया, तीसरा तरीका सबसे आसान है। ठीक है जी। अभी बताता हूँ तीसरा तरीका क्या है, वैसे याद तो आ ही जाएगा। अभी सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। विदाउट अ डाउट एडजस्टमेंट नंबर 1 वही है आप सबकी फेवरेट, जो हर क्वेश्चन में कंपलसरी है, होगी होगी, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को किन दो जगह पर हम शो कर रहे थे? किन दो जगह पर शो कर रहे थे क्लोजिंग स्टॉक को बेटा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कर रहे थे। ठीक है जी। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्रेडिट हो गया, और दूसरा एसेट साइड शो कर रहे थे बैलेंस शीट में। बेटा, एसेट्स अपने आप में क्या होती है? डेबिट। तो दिख रहा है, एक ट्रीटमेंट डेबिट और दूसरा क्रेडिट है। ठीक है जी। वैसे ये बात रटने के लिए ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट सोचते रहो। ठीक है जी। मैंने एक और तरीका भी बताया था आपको, इधर देखना बाबू। अगर कोई चीज ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में यहां पर प्लस होगी, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर प्लस होगी, तो बेटा सेम साइड रहेगी बैलेंस शीट में भी। ठीक है जी। और अगर कोई चीज यहां माइनस हो गई तो बेटा वो अपनी साइड बदल देगी, वो एसेट्स में पहुंच जाएगी। सेम बात, अगर कोई क्रेडिट में प्लस हो रही हुई तो बेटा वो एसेट्स में जाएगी। अगर यहाँ माइनस हो रही हो तो साइड बदल देगी, यहाँ जाएगी। सेम बात, अगर कोई एडजस्टमेंट यहीं से शुरू हो रही हो, जैसे डेप एक एडजस्टमेंट है, वैसे से ही शुरू होगी। तो बेटा अगर यहाँ प्लस हो रही हो कोई चीज तो वो भी सेम साइड रहेगी। अगर यहाँ कोई चीज माइनस हो रही हो तो बेटा वो भी साइड बदल देगी। ठीक है जी। ये तीसरा तरीका होता है एडजस्टमेंट को समझने का। मुझे लगता है कि आप कितने निठल्ले थे, समझा नहीं गया। अरे ये तरीका तो भैया, मैं कहता हूँ रिक्शा पुलर समझ लेगा अच्छे से। ठीक है जी। अगर ये भी तरीका समझ नहीं आया भैया, कोई समझा नहीं सकता आपको एडजस्टमेंट दुनिया में। ठीक है जी। तो वो अब एडजस्टमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। आप नोट्स अभी नहीं बना रहे, ठीक है ना जी। नोट्स में मानता हूं पहले बना दिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो भैया कॉपी कर लेना कहीं से। ठीक है जी। मैं सिर्फ यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है जी। और कल कोशिश करेंगे एक पहला क्वेश्चन यहाँ से उठा भी देंगे। ठीक है जी। कल से पहला क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। टोटल मिलाकर 15 एडजस्टमेंट आपके सामने आएंगी। ठीक है जी। और मैं 9 के बाद एक क्वेश्चन शुरू करता हूँ, 8 या 9 के बाद। ठीक है जी। कल हम पहला क्वेश्चन करना शुरू कर चुके होंगे। बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 2 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा नाम एक्सपेंसेस incurred but not yet paid, expenses incurred but not yet paid। ठीक है जी, ऐसे गिवन होगा आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा पूरा। ठीक है जी, जैसे अभी तक हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, पूरा पूरा ट्रायल बैलेंस है। ठीक है जी, कल इलस्ट्रेशन नंबर 15 जाते टाइम हमने शुरू किया था, बहुत सारी आइटम थी, हमने 6 आइटम पढ़ी थी और 6 आइटम कल कर दी थी। ऐसे ट्रायल बैलेंस होगा। मैंने लेकिन एक्सट्रैक्ट बनाया, मैं तो सिर्फ वही आइटम दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी। सैलरी एक आइटम लिखी होगी 1,10,000 और नीचे एडिशनल इन्फो में लिखा है सैलरी इज पेड फॉर 11th मंथ, या ऐसे लिखा होगा सैलरी इज ड्यू फॉर 1 मंथ, या तो ऐसे लिखा होगा सैलरी ड्यू है 1 महीने की, या लिखा होगा सैलरी 11 महीने की पे की है। ठीक है जी, ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, कैसे एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। बाबू सबसे पहले ट्रायल के आइटम को एक जगह पर दिखाओ। सैलरी 1,10,000 ट्रायल के अंदर दी हुई है, एक जगह पर जाएगी, कहां दिखाऊं? पीएनएल के डेबिट साइड में जाती है, तो समझ लो बेटा ये पीएनएल की डेबिट साइड है। मैंने यहाँ लिख दी टू सैलरी, इनर कॉलम में ही, इनर कॉलम में ही लिख दिया मैंने, अभी आउटर कॉलम में कुछ नहीं लिखा है, 1,10,000। ठीक है जी, हमेशा जिस भी चीज पे एडजस्टमेंट होगी पहले उसकी अमाउंट इनर कॉलम में रहनी चाहिए। कहता है सैलरी 11 महीने की दी, अगर 1,10,000 की सैलरी दी और क्वेश्चन कहता है 11 महीने की दी, तो यानी कि पर मंथ सैलरी कितनी है बेटा? 10,000, हर महीने की 10,000 है। बाबू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के नीचे आप एक स्टेटमेंट लिखते थे फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू एंडिंग ऑन नेक्स्ट 31 मार्च। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं यहाँ जो जितने भी खर्चे लिखने वाला हूँ या जितनी भी इनकम लिखने वाला हूँ इस 12 महीने की लिखने वाला हूँ। क्या सच में आपने ये 12 महीने की लिखी सैलरी? कितने महीने की लिखी? 11 महीने की। आपको नहीं लगता एक और महीने की लिख दूंगा तो 12 की कंप्लीट हो जाएगी? ऑन दैट लॉजिक बेटा हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर देते हैं। मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर दिया और 1,20,000 रुपए दिखा दिया। लॉजिक पे बात समझ में? और आपको याद होगा बेटा आउटस्टैंडिंग आज से नहीं बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन से आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी है। वो खर्चा जो बेटा ड्यू हो चुका मैंने पे नहीं किया, मेरी तो सिरदर्दी है भैया पे करना हो उसको, तो बेटा वो एक लायबिलिटी है। ये देखो ये मैंने जो समझाया अभी तक ये लॉजिक पे समझाया, रट्टू हो तब भी हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई चीज यहाँ ऐड हो रही है, साइड कभी बदलेगी नहीं, वो अपनी सेम साइड में चली जाएगी बैलेंस शीट। और अगर वैसे सोचना चाहो, अगर यहाँ पर ऐड हो रही है, पहला ट्रीटमेंट डेबिट है, डेबिट साइड में ही ऐड हो रही है, दूसरा ट्रीटमेंट है क्रेडिट। क्लियर बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? आ जाऊंगा एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। ठीक है सर, ये आखिरी मौका है, इसके बाद मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो। ठीक है जी, मैं भैया शीशे में जाल जब जाता हूँ देखता हूँ ना अपने आप को, तो घूर के देखता हूँ कि मैंने कर्म पूरा किया। ठीक है जी, आप फेल हो जाओ, आप ब्लेम करो दूसरे को, वो ब्लेम गेम चलता रहेगा, मुझे पता पूरी जिंदगी आप करते रहो सर। ठीक है जी, हाँ हमें नहीं आता पढ़ाना, आपको तो बहुत अच्छा आता है, हमें ही नहीं आता, सच बात ही है। ठीक है ना जी, इसलिए फिर हम सुन लेंगे, फिर और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना, इससे ज्यादा कोई मेहनत कर नहीं सकता, किसी का इतना रिवीजन नहीं होगा, आप देख लेना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को यहाँ बिठा के आपको करा देगा,
ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी स्पून फीडिंग कोई कुछ कर सकता है। ये तो बस कुछ बच्चों की बस कारस्तानी ऐसी है, मुझे लगता है पास नहीं होंगे, इस चक्कर में ये गेम चल रहा है कि मैं के क्वेश्चन यहाँ बिठा के करा। वो एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। लो जी बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, उसमें गिवन है रेंट पेड 78,000। नीचे एडिशनल इन्फो कहती है रेंट इज पेड फॉर द 13 मंथ्स। रेंट 13 महीने का पे कर दिया बेटा, लेकिन हम तो अकाउंट्स 12 महीने के नहीं बनाते, हम तो 12 महीने के लिए बनाते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें एक बात भी लिखते हैं फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च। तो अगर हम अकाउंट्स 12 महीने के लिए बनाते हैं और खर्चा 13 महीने का पे कर दिया, सर एक महीने का खर्चा निकाल दो ना, एडवांस में क्यों पे कर दिया? आओ जी बाहर निकालते हैं उस एक महीने के खर्चे को। छोरे मान जा तू, वरना मनाना ही पड़ेगा तेरे को। लो जी, सबसे पहले बेटा ट्रायल के आइटम एक जगह पर दिखाओ। ट्रायल में रेंट गिवन है 78,000। ट्रायल के आइटम एक जगह पर जाएगी, कहाँ दिखाऊं? पीएनएल के डेबिट साइड। वो पीएनएल के डेबिट साइड मैंने लिख दिया टू रेंट 78,000। अब क्वेश्चन ने कहा कि रेंट 13 महीने का है बेटा, 13 महीने का है, यानी कि एक महीने का कितना? 6,000। अर्षद सामने देख ले भाई, रेंट 13 महीने का है तो एक महीने का कितना? 6,000। लेकिन मुझे तो यहाँ रिकॉर्ड करना है 12 महीने का, एक महीने का बाहर निकाल दो 6,000 रुपए। मैंने माइनस कर दिया, नाम लिखूंगा प्रीपेड रेंट, कि मैंने एडवांस में पे कर दिया था एक महीने का। बाहर निकाल दो जी, आपने 72,000 रिकॉर्ड कर दिया। ये एक महीने का रेंट अगर प्रीपेड है, प्रीपेड हमेशा बेटा एसेट है, क्योंकि आप अगर आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया है, अब लैंडलॉर्ड को आपके लिए परफॉर्म करना है, आप तो भैया बैठ जाओ बस। ठीक है ना जी, किसी भी चीज का बेनिफिट जो नियर फ्यूचर मिलने वाला होता है, हमेशा वो हर हाल में एसेट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन से पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई समझने वाली बात। रटने वाली पता ही है फिर कहानी। बेटा अगर कोई चीज यहाँ से माइनस हुई है तो साइड तो सेम जाएगी नहीं बेटा, साइड बदल के चली जाएगी, बदल गई चली गई। ठीक है जी, मेन दो एडजस्टमेंट डन हो गई, पहली क्लोजिंग स्टॉक तो वो ना के बराबर, चलो 3 मान लो, 3 डन हो गए। ठीक है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। या
लो जी बेटा, बात करने जा रहा हूं मैं एक्रीड इनकम की। दूसरा नाम होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव। वो इनकम जो आप कमा चुके हो बस आपको मिली नहीं है। ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है जी। इनकम दी होगी क्योंकि इनकम है, तो बेटा क्रेडिट साइड पर गिवन होगी ट्रायल में। ठीक है जी। जाएगी कहाँ? या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में या पी&एल के क्रेडिट में। इनकम है, वैसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा कुछ नहीं जाता, तो बेटा पी&एल का क्रेडिट ही एक इसके पास एकमात्र ऑप्शन है। तो वो कमीशन रिसीव्ड है 99,000 रुपए, लेकिन क्वेश्चन कहता है ये कमीशन सिर्फ 11 महीने की है। बेटा मैं तो इनकम हो या खर्चा 12 महीने का दिखा रहा। अगर मैंने कोई कमीशन कमा लिया, मिली नहीं है, तो क्या हो गया? फ्यूचर में मिल जाएगी। दिखाओ तो सही उसको अकाउंट्स में 12 महीने की इनकम दिखाओ। बेटा 11 महीने की इनकम है, एक महीने की और जोड़ दो, 12 की दिखा दो। ठीक है जी। दिखाऊं फटाफट से? चलो जी। बाय। कमीशन 99,000। बेटा ये 99,000 की कमीशन 11 महीने की है, एक महीने की कितनी? 9,000। दिखा दे। आओ जी। बेटा मैंने प्लस कर दी कमीशन क्योंकि ये 11 महीने की है, एक महीने की और दिखाऊंगा। एक्रीड कमीशन, एक्रीड कमीशन 9,000 रुपए, 1,08,000 रुपए। बेटा एक्रीड इनकम मेरे लिए एसेट है क्योंकि मैं इनकम कमा चुका हूं, मिली नहीं है, नियर फ्यूचर मिलेगी, मेरे को बेनिफिट देगी, तो मेरे लिए एसेट है। एसेट में रिकॉर्ड कर दो एक्रीड कमीशन को 9,000। यहाँ पर ट्रीटमेंट पूरा हो गया, वरना रटने वाली बात भी है। बाबू अगर यहाँ कोई चीज प्लस हुई है, साइड बदलेगी नहीं, सेम साइड पर चली जाएगी। एक ट्रीटमेंट क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट है, एसेट में गई। एसेट हमेशा डेबिट है। ठीक जी। डन है इतनी बातें? चार बातें डन। आखिरी बात देखते हैं। वैसे तो मैं सोच के आया था इतना ही, पर अगर टाइम बचा तो एक और। अनएग्रीड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, जैसे कि यहाँ पर रेंट मिला 1,30,000, इनकम है तो क्रेडिट साइड पर गई, ट्रायल में भी और पी&एल के क्रेडिट में भी जाएगी। और नीचे क्वेश्चन है कि 13 महीने की इनकम मिल गई। बेटा अगर 13 महीने की इनकम मिल गई, मैं तो इनकम या खर्चा 12 महीने का दिखा रहा हूँ, तो एक महीने का हटा दो, माइनस कर दो एक महीने का यहाँ से। चलो माइनस कर दो, और कहाँ लेकर जाऊं? बेटा लाइबिलिटी है, आपकी सिरदर्दी है अगर आपको कोई इनकम एडवांस में मिली है तो। ठीक है ना जी। तो वो देखो, अगर सामने वाला पे कर चुका है तो आपकी सिरदर्दी शुरू हो जाती है उसके लिए परफॉर्म करना। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चीज से समझा देता हूँ। मान लो बेटा मार्च मंथ चल रहा है, और मेरे एंगल से बात सोचना, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ फॉर 12th क्लास, क्योंकि 1 अप्रैल को बैच है। ठीक है जी। और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक महीने की फीस एडवांस ली जा रही है, मैं हर साल ऐसे ही करता हूँ। मान लो 21 मार्च से लेकर 25 मार्च तक हमने रजिस्ट्रेशन करे, एक एक महीने की फीस एडवांस ले ली बच्चों से, और 1 अप्रैल को ट्यूशन शुरू करनी है। 31 मार्च को मैं अपनी बुक्स में शो क्या करूंगा? ये जितना पैसा एडवांस है मेरी सिरदर्दी है, वो तो परफॉर्म करके चले गए बच्चे, अब तो मुझे एक महीना पढ़ाना है उनको। सिरदर्दी तो है ही ना, लाइबिलिटी तो है ना, एक्रीड इनकम। ठीक है जी। आओ जी प्यारे बच्चों, रिकॉर्ड करते हैं।
अब वो ट्रायल के आइटम एक जगह पर रिकॉर्ड करो, बाय रेंट रिसीव्ड। ट्रायल के आइटम एक जगह पर रिकॉर्ड कर दी, माइनस कर दो बेटा 1 महीने का रेंट, क्योंकि 13 महीने का रेंट है। 13 महीने का रेंट अगर 1,30,000 है तो 1 महीने का कितना, 10,000। माइनस कर दिया मैंने इसमें से अनएक्रीव्ड रेंट 10,000 रुपए, 1,20,000 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया P&L में। यहां से माइनस हुआ, वैसे भी साइड बदलनी है और वैसे भी हमें पता है कि ये एक लाइबिलिटी है। ठीक है जी, 5 एडजस्टमेंट डन। ठीक है, मैं एक और कराऊंगा डेप्रीसिएशन, पर पूरी नहीं हो पाएगी आज क्योंकि डेप्रीसिएशन में थोड़ा सा ज्यादा मुद्दा मेरे को डिस्कस करना है। लेकिन बेटा उससे पहले 5 का ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट रिवाइज करा रहा हूँ और मेरे को 2 मिनट के बाद सुनना भी है। सुन लो पहले ट्रीटमेंट। बेटा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट में। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग खर्चे ट्रेडिंग या P&L में डेबिट साइड ऐड होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ट्रेडिंग या P&L में डेबिट साइड ऐड होंगे? बेटा आउटस्टैंडिंग खर्चा है, अगर ये कहते वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस ट्रेडिंग में जाती है, वहीं ऐड होगा ना। और कहते सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी P&L में जाती है, वहां ऐड होगा। तो ट्रेडिंग या P&L के डेबिट में ऐड होगा। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है जी, प्रीपेड ट्रेडिंग या P&L में माइनस होगा और उधर कहां जाएगा, एसेट्स में। एक्रीव्ड इनकम ट्रेडिंग या P&L के क्रेडिट में ऐड होगी और कहां जाएगी, एसेट्स में। ठीक है जी, वो मन में सोचते जाओ। ठीक है जी, अनएक्रीव्ड इनकम ट्रेडिंग या P&L के क्रेडिट में माइनस होगी, अगर माइनस होगी तो साइड बदल के जाएगी, यानी कि कहां जाएगी, लाइबिलिटी। ठीक है जी, अब आपके पास 2 मिनट है, मन में रिवाइज कर लो, मैं सुनना शुरू कर रहा हूँ पहले ये ट्रीटमेंट, फिर लिखूंगा 6th एडजस्टमेंट। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।